गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आज को एक बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज का, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें आज अपन देखने वाले हैं कि जीडीपी किसको कहा जाता है और जीएनपी किसको कहा जाता है। आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम पर ये पढ़ा होगा, स्पेशली जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं या फिर आप करंट अफेयर भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है कि इस साल का जीडीपी रेट कितना था या फिर इस साल का जीएनपी रेट कितना था। तो अपन सिर्फ उसको रट लेते हैं, अपने को आइडिया नहीं कि आखिर जीडीपी होता क्या है। आई एम डैम श्योर 101% बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। कुछ बच्चे जो फ्रेशर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और कुछ बच्चे जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं ये मान करके चल सकती हूँ। तो आखिर ये जीडीपी होता क्या है, ठीक है। जीडीपी कहते किसको हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि एक शब्द आता है आपका वस्तु, ठीक है, वस्तु आता है। एक शब्द आता है आपका सेवा। तो यहाँ पर से हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि वस्तु तो ठीक है मैडम, फिर भी अपन समझ गए कि कोई चीज होगा जिसको हम वस्तु कह रहे हैं, पर ये सेवा क्या होता है यार, इस सेवा का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सेवा का मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आने लगता है कि किसी की हम जो सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, ये सेवा है क्या, मतलब क्या है। ऐसे जो लोगों के मैसेजेस थे ना, इनको देख करके मुझे ये समझ आया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी पढ़ा लेता है, पर ये छोटी छोटी चीजों तक जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये क्या चीज है, आप कैसे जान पाओगे। तो आज के इस वीडियो में ये जीडीपी क्या है, ये जीएनपी क्या है, इन सभी टॉपिक्स को इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि इसके बाद आपको कभी भी कोई भी कहीं डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। और जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तब आप बार बार उन चीजों को पढ़ेंगे कि जीडीपी रेट क्या था, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या चीज है, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई अभी ये इसके बारे में बात हो रही है। आगे क्या समझ में, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे आप। अगर समझ आता है तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, और लाइक कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर, क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जीडीपी के बारे में कि एक्चुअली ये जीडीपी क्या होता है, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको साथ में बताऊंगी जीएनपी क्या होता है। ये दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ, जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है बच्चे, अगर सीधे सीधे भाषा में हम बात करें तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर एक बात बताओ, ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस का मतलब होता है बच्चे टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। और टोटल को हम क्या कहते हैं, टोटल को हम कहते हैं सकल। सकल चीज हम बोलते हैं ना, एक शब्द यूज करते हैं सकल चीज। तो ग्रॉस का मतलब ही होता है टोटल और टोटल का मतलब ही होता है सकल, ठीक है। टोटल का मतलब क्या होता है, सकल। अब यहां पर देखो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू ही ना होता है, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब तो आप जानते हैं उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल करके आया सकल घरेलू उत्पाद, इसे ही आपका जीडीपी कहा जाता है। अब घरेलू शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, घरेलू का मतलब होता है भाई घर की बातें हैं, ठीक है, इसे ही आपका घरेलू कहा जाता है। घर की बात है, अपने देश की बात है, अपने राज्य की बात है, तब हम इसको क्या कह देते हैं, घरेलू उत्पाद कह देते हैं। तो फिलहाल अपने को यह समझ आया क्या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हम इसको कहते हैं। तो फुल फॉर्म कोई दिक्कत नहीं मैडम, ये तो गूगल में भी हम करते तो अपने को फुल फॉर्म मिल जाता है। क्या चीज ये बताइए ना, आप बता रही हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो आखिर ये है क्या चीज, इस पर हम चर्चा करते हैं तो समझना ये है क्या चीज। तो जब हम किसी भी चीज का जीडीपी निकालते हैं ना बच्चे, तो जीडीपी के अंतर्गत चार चीजों पर हम स्पेशली फोकस करते हैं, मेनली फोकस करते हैं चार चीजों पर। कौन कौन सी बातों पर चर्चा होती है हमारी, तो जीडीपी के अंतर्गत सबसे पहले तो हम इसके राजनैतिक सीमा पर बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, राजनैतिक सीमा पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसमें बात करते हैं कि जब भी हम जीडीपी निकालते हैं ना तो एक साल का निकाला जाता है, तो इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, 1 ईयर की बात होगी हमेशा। तीसरे नंबर पर इसके अंतर्गत आ जाता है आपका अंतिम मूल्य। आखिर अंतिम मूल्य क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि आखिर ये अंतिम मूल्य से क्या मतलब है, ठीक है। इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे वही जो मैंने बताया आपको, वस्तु और सेवा। आखिर ये वस्तु क्या है और ये सेवा क्या है, क्या मतलब होता है ये वस्तु का और सेवा का। ये चारों चीजों को अगर आप मिला लिए ना तो इसी से मिला करके फिर आपका जीडीपी निकाला जाता है। क्या यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो अब मैं बताती हूँ कि आखिर ये राजनीतिक सीमा का क्या फंडा है, ठीक है, राजनीतिक सीमा किसको कहा जाता है, या मैं बताऊं कि 1 ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है या और क्या चीज का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ
राजनीतिक सीमा का। तो समझना, राजनीतिक सीमा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी राज्य का जीडीपी निकालना चाहते हैं तो किसी भी राज्य का जीडीपी उसी से निकलेगा जिस प्रोडक्ट का निर्माण आपके उस राज्य में हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके मध्य प्रदेश ने एक माचिस बनाया, क्या बनाया मध्य प्रदेश ने? एक माचिस बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मध्य प्रदेश ने एक माचिस बनाया। अब उस माचिस का जो जीडीपी रहेगा ना वो मध्य प्रदेश में ही काउंट होगा, ना कि वो राजस्थान में काउंट होगा। आया क्या समझ में? कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत किसी भी राज्य में आप कोई भी वस्तु बना रहे हैं तो उस वस्तु को वहीं के जीडीपी में शामिल किया जाता है, वहीं के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही देश के साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए भारत में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे टाटा कंपनी के एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं। तो टाटा कंपनी भारत में बनाई गई है तो टाटा कंपनी का जो जीडीपी है ना वो भारत में काउंट होगा, ना कि वो चाइना में काउंट होगा। तो अपने को एक चीज क्या क्लियर हो गई, राजनीतिक सीमा का मतलब क्या निकला यहां पर? राजनीतिक सीमा का मतलब यह है बच्चे कि किसी भी राज्य के अंदर में आप जो भी कांड करो वो उस राज्य में ही काउंट होगा, बाहर के राज्य में वो चीजें काउंट नहीं होती है। तो ये बताने का मतलब ये था कि एक बात तो ये हो गई कि कोई भी राज्य में, ठीक है, कोई भी राज्य में आप कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस राज्य के ही ग्रोथ रेट में वो काउंट होगा, उस राज्य का ही जीडीपी वो कहलाएगा। लेकिन एक बात आपके माइंड में आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरे देश का कंपनी यहां आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की कोई कंपनी हमने ले लिया, क्या ले लिया, एलजी कंपनी हम ले लेते हैं। मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी है, जैसे एलजी कंपनी है, ये भारत में आई है। अब चाइना की कंपनी है, भारत में आकर के काम कर रही है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, फिर वो किस देश की जीडीपी में काउंट होगा? तो अगर भारत की कोई कंपनी है बच्चे जो कि चाइना की कोई कंपनी है जो भारत में आकर के काम कर रही है, काम तो वो भारत में ही कर रही है ना, तो वो उसका जीडीपी भी भारत में ही काउंट होगा। आया क्या बात समझ में? तो 2 पॉइंट पर यहां पर मैंने आपका ध्यान आकर्षण किया है। एक ये कि जो प्रोडक्ट जिस राज्य में बनेगा वो उसका जो खर्चा वो राज्य ही उठा रहा है, इसीलिए उसका जो जीडीपी है वो उस राज्य में ही काउंट होगा। दूसरा पॉइंट पर मैंने आपको बात किया कि अगर कोई दूसरा देश है जो आकर के हमारे देश में काम कर रहा है, या हमारे देश का कोई बंदा है जो दूसरे देश में जाकर के काम कर रहा है, तो जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं ना, आपका जो काम प्रोडक्ट जो आप जिस जगह पर लॉन्च कर रहे हैं वो वहीं के जीडीपी में काउंट होता है। ये इतनी बात क्या आपकी क्लियर हो गई है? ये चीज क्या आपको समझ आ गया है? अब एक एग्जांपल देकर के मैं चीजों को समझाती हूं जो कि अभी आपको मैंने बोला। जैसे हमारे भारत की एक कंपनी है, मान लीजिए हमारे भारत का टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी ने क्या किया, 100 रुपया कमाया। कितना कमाया? 100 रुपए का माल बनाया। हम ये बोलते हैं कि 100 रुपए का हमारे टाटा कंपनी ने माल बनाया, ठीक है, भारत की कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी इंडिया की कंपनी। एग्जांपल दे रही हूँ, आराम से समझो। और मान लो एक दूसरी कंपनी है एलजी कंपनी, जो कि कहाँ से आई हुई है? आपके चाइना से आई हुई है। अब इस कंपनी ने क्या किया? 50 रुपए का माल बनाया। कितने रुपए का माल बनाया? 50 रुपए का माल बनाया। अब मैं आपको पूछूं कि इसका जीडीपी क्या होगा, तो बच्चे इसका जो जीडीपी है, क्योंकि दोनों ही आपके इंडिया में बन रहे हैं, ये कंपनी भले ही चाइना की है लेकिन बन तो इंडिया में रही है ना, तो दोनों ही चीज क्योंकि इंडिया में बन रही है इसलिए दोनों ही आपके जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, तो इन दोनों का जो जीडीपी है वो 150 रुपए हो जाएगा। चीजें क्या हमारी क्लियर आ गई? जो पहला फैक्ट मैंने बताया था ये अपने को समझ आ गया। दूसरा फैक्ट जो मैंने आपको बताया था कि भारत का कोई बंदा है, मान लीजिए कोई दूसरी जगह, जैसे कि एक रमेश नाम का बच्चा है, क्या है, एक बच्चा है रमेश नाम का, ठीक है, वो कहाँ गया है, वो भारत का निवासी, कहाँ का है, वो भारत का है, लेकिन वो चला गया सऊदी अरब और वहां जाकर के उसने 10 रुपए का माल बनाया, ठीक है। तो इसने 10 रुपए का जो माल बनाया था ना, ये जो है सऊदी अरब के जीडीपी रेट में काउंट होगा, हमारे यहाँ के में काउंट नहीं होगा। तो ये चीज अपने को समझ आ गई। तो जो जिस चीज को जिस जगह पर बना रहा है वहीं पर उसका जीडीपी जो है काउंट होता है। बस इतनी सी बात है, ये आपका जीडीपी रेट कहलाता है। आया अपने को समझ में क्या? अब एक बात समझो, जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब मैंने आपको बताया, जीडीपी का एकदम सिंपल से भाषा में कि जो वस्तु यहां पर आपके यहां निर्माण हो रहा है, ठीक है, हमारे राज्य में जो वस्तु निर्माण हो रहा है उसी को हम काउंट करते हैं कि आखिर हमारे देश में कितनी सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, कितनी सारी चीजों का आपने सेवा प्रदान किया है। अब यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, वस्तु और सेवा, ठीक है, इसके बारे में नीचे में डिस्कस करूंगी, आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये वस्तु का क्या फंडा है, आखिर ये सेवा का क्या फंडा है। तो जितनी वस्तुएं हमारे देश में बन रही हैं उसी को पूरा मिला करके उसका जीडीपी निकाला जाता है। तो ये हो गया इसके राजनीतिक सीमा की बात। तो अपने को समझ आ गया, पहले राजनीतिक सीमा क्लियर कर लो, फिर चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो जिस राज्य के सीमा के अंदर जो चीज बन रहा है उसी को उसके जीडीपी रेट में काउंट किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। अभी भी बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में घुसा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो के खत्म होते होते ये जीडीपी अगर आपको समझ नहीं आया मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी, ठीक है,
मेरी गारंटी है। लेकिन आप देखिए लास्ट तक, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया क्या? राजनीतिक सीमा का मतलब अपने को समझ आ गया, जिस जगह पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो वहीं काउंट होगा। दूसरा बात मैंने बताया 1 ईयर का। इसमें 1 ईयर में क्या समझाऊं मैं? 1 साल। 1 ईयर का मतलब 1 साल होता है। मतलब किसी भी जगह का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का अगर आपको जीडीपी निकालना है तो आप 1 साल का ही निकालते हैं मैक्सिमम, ठीक है? उससे ज्यादा का नहीं निकाला जाता है, ठीक? इसके बारे में बस ये है। तीसरा शब्द यहाँ पर यूज हुआ है अंतिम मूल्य। अब ये अंतिम मूल्य का क्या फंडा है तो समझो। अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है बच्चे कि जैसे कि आप मार्केट गए और मार्केट में जाके आपने कोई भी वस्तु खरीदा, ठीक है? मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने कोई भी वस्तु खरीदा, उस वस्तु के बदले में जो आप पेमेंट करते हैं उनको, ठीक है? जो भी वस्तु आपने खरीदा उस वस्तु के बदले में आपने जो भी पेमेंट किया, ठीक है, वह उसका अंतिम मूल्य कहलाता है यार। बस ये है अंतिम मूल्य का सीन। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द आपको जबरदस्ती का दे दिया जाता है, आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि आखिर ये कुछ नया फंड है क्या? अंतिम मूल्य जो निकाल, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, उस वस्तु के लिए दुकानदार को आपने जो पेमेंट किया वही उस वस्तु का अंतिम मूल्य कहलाता है। अब इसको भी एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के भेजे में बात नहीं घुसा होगा कि क्या है आखिर अंतिम मूल्य। समझो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान गए हैं, है ना? आप दुकान गए, क्या लेने के लिए गए? समोसा लेने के लिए गए, ठीक है? हम दुकान गए, हमने दुकान में क्या लिया? समोसा खरीदा। अब जैसे आप दुकान गए समोसा खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने कहा कि एक समोसा का आपको 10 रुपए पड़ेगा। कितना पड़ेगा? एक प्लेट या एक समोसा का, जैसा भी वो दुकानदार देता है, आपको 10 रुपए पड़ेगा। तो एक समोसा का आपको कितना पड़ना है? 10 रुपए। तो आपने एक समोसा लिया, आपने उसको 10 रुपए पे कर दिया, तो 10 रुपए जो था ना वह उस समोसा का अंतिम मूल्य था। अब यहाँ पर अंतिम मूल्य क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है बच्चे क्योंकि ये समोसा कैसे बनेगा? समोसा बनने के लिए इसमें आलू का चोखा भी लगा होगा, ठीक है? पहले आलू का चोखा भरे हैं हमने, इसमें मैदा से ये पॉलिश हुआ है, उसके बाद फिर इसको तेल में फ्राई किया गया है, उसके बाद निकल करके आपका समोसा बना है। तो जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, आप क्या बोलेंगे कि भाई ये लो 5 रुपए आलू चोखा का रखो, ये 5 रुपए आपके तेल में जो आपने फ्राई किया है उसका रखो, और ये 5 रुपए आप ये समोसा जो निकाल करके मेरे को दे रहे हैं उसका रखो। ऐसे करके हम देते हैं क्या उसको पैसा? ऐसा करके तो हम नहीं देते। तो यह हम एक ही बार में उसको समोसा का पूरा रेट दे देते हैं। या मान लो दुकानदार ने कहा कि 10 रुपए पड़ेगा, आप बोलोगे यार बहुत महंगा लगा रहे हो, एक काम करो, इस समोसा में से जो आलू का चोखा है ना वो तुम निकाल कर अपने पास रख लो और मेरे को 5 रुपए में समोसा को दे दो। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो इसमें यूज हुई हैं, इस सबका रेट को मिला करके ही एक रेट फिक्स किया जाता है कि इतने रेट में अपने को ग्राहक को देना है। तो वही चीज को लेने के बाद आप जो उसको पैसा देते हैं, जितना भी पैसे का वो सामान था, वह उसका अंतिम मूल्य कहलाता है। क्या ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं? अंतिम मूल्य क्या होता है ये अपने को समझ आ गया क्या? चलिए अब तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगी, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आप लोग के लिए, कि वस्तु और सेवा का क्या फंडा है। वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है? ये चीज बहुत लोग ढूंढते होंगे, सेवा क्या है, अपने को नहीं समझ आता है क्योंकि इकोनॉमी भाषा में ये लिखा हुआ होता है। अब समझना, वस्तु का मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना, कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी दुकानदार के पास जा रहे हैं, वहां से आपने कोई चीज खरीदा, उसके बदले में आपने उसको पेमेंट किया, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं कि किसी से कोई भी वस्तु आपने लिया और उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया, ठीक है? और वो वस्तु कैसा है? वो वस्तु ऐसा है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट ले लेते हैं, आप दुकानदार के पास गए हैं, दुकानदार से आपने एक पार्ले जी का बिस्किट लिया, आपने उसको 5 रुपए दिया, बदले में उसने आपको पार्ले जी का बिस्किट दिया, तो यह वस्तु कहलाएगा आपका। अब इस पार्ले जी की बिस्किट को आप पकड़ सकते हो, हाथ में छू सकते हो, फील कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपने उसका पेमेंट भी किया है, ठीक? तो यह आपका क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा बच्चे। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया है, लेकिन बदले में आपको जो सामान मिला है या जो चीज मिला है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको आप छू या देख नहीं सकते हैं, तो वह आपका सेवा कहलाता है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो कोचिंग में पढ़ने के लिए आपने क्या किया है? कोचिंग में पढ़ने के लिए आपने उसको पैसा दे दिया है, ठीक है, आपने उसको अच्छा खासा पैसा दिया है, 5,000 10,000 रुपए जितना भी उसका फीस था, और उसके बाद फिर अब आप क्या कर रहे हैं? डेली कोचिंग जा रहे हैं। तो आप डेली कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से क्या कोचिंग को उठा करके अपने साथ लेकर के आते हैं? जब वापस आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं अपने साथ? कोचिंग से कुछ चीज लेकर के आते हैं क्या अपने साथ? नहीं ना। आप कोचिंग से जो चीज लेकर के आते हैं वो होता है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को ना तो आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, ये सेवा कहलाता है। आया बात समझ में अपने को? तो वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है? वस्तु मतलब जिस चीज को आप पकड़ सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, उसके बदले में आपने पेमेंट किया है, तो यह आपका वस्तु कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने किसी को पेमेंट तो किया है, लेकिन उसके बदले में आपको कोई चीज नहीं मिला। जैसे कि आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक, आपने टिकट का पैसा तो बराबर दिया है, टिकट का पैसा दिया ना आपने, जितना भी था उतना आपने पैसा उसको दिया है टिकट का, ठीक है।
अब आप दिल्ली से मुंबई भी पहुंच गए, अब आप हेलीकॉप्टर से उतर करके अपने घर चले गए, तो हेलीकॉप्टर वाला क्या बोलेगा कि भाई अपने साथ हेलीकॉप्टर को ही लेकर के चली जाइए, ये कहता है क्या? नहीं ना। लेकिन आपने पेमेंट तो किया, मिला आपको बदले में कुछ नहीं, लेकिन आपने पैसा किया और आपकी जरूरत जो थी वो कंप्लीट हो गई। यह आपका सेवा कहलाता है बच्चे। तो एकदम स्पष्ट भाषा में अपने को चीजें समझ आ गई। तीसरे नंबर पर आप रख लो ब्यूटी पार्लर ही रख लेते हैं। अब आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर में घुस रही है कोई चमगादड़ और वहां से बाहर निकल के आती है कोई परी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि ब्यूटी पार्लर में भी आप जाते हैं तो आपने पैसा दिया है ना ब्यूटी पार्लर वाली को, ठीक है, उसके बदले में वो आपका मेकओवर कर देती है, आपको मिलता वुलता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फील करते हैं ना कि मैं बहुत परी जैसी दिख रही हूँ। तो ये जो फीलिंग है ना, यही आपका सेवा कहलाता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या? तो वस्तु और सेवा में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी को? अपने को समझ आ गया वस्तु क्या है, सेवा क्या है? तो वस्तु का एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि जब किसी चीज के लिए आप पैसा देते हैं, बदले में आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो, वस्तु कहलाता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी को पैसा दिया, आपने किसी को पेमेंट किया और उसके बदले में जो भी चीज आपको मिली है वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप उसको छू सकते हैं, तो यह क्या कहलाता है? यह आपका सेवा कहलाता है। तो वस्तु और सेवा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने को समझ आ गया? अपने को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये चारों टॉपिक हमने देख लिया। अब समझो कि जीडीपी क्या है, जो मैंने आपको बताया ना जीडीपी क्या है। तो इसको अगर आप एक शब्द में समझना चाहते हैं या एक सेंटेंस में समझना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में जो भी वस्तु बनता है या जो भी वस्तु या सेवा प्रदान की जाती है उसका अंतिम मूल्य को शामिल करके उसका जीडीपी निकाला जाता है। आया क्या समझ में? तो राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में कितनी वस्तु बनी है, कितनी सेवा प्रदान की गई है, इसका अंतिम मूल्य निकालना ही आपका जीडीपी कहलाता है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं और आपको समझ भी आ चुका है कि आखिर ये जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि घर की बातें हैं भाई, इसीलिए इसको हम जीडीपी कहते हैं। अब देखो कहीं कहीं पर ना ये जीडीपी अच्छा होता है, पर कहीं कहीं पर ये जीडीपी बुरा भी होता है। मतलब जीडीपी का मतलब ये हुआ, अब समझ आया जीडीपी का मतलब क्या हुआ। तो किसी भी देश का जीडीपी हमको पढ़ना क्यों होता है, स्पेशली करंट अफेयर में हमको क्यों पढ़ना होता है कि इस साल जीडीपी रेट इतना रहा। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जिस भी देश का जीडीपी रेट जितना ज्यादा रहेगा उसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाता है कि ये देश उतनी ज्यादा उन्नति कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया ना, जीडीपी का मतलब होता है उस देश में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जितनी भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी को जीडीपी आपका कहा जाता है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा आपकी वस्तु निर्माण होगी उतना ज्यादा आपका जीडीपी रेट बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा वस्तु का निर्माण होगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। उस वस्तु का निर्माण कैसे होगा? लोगों की हेल्प से होगी। तो जितना ज्यादा जीडीपी बन रहा है उतना ज्यादा वस्तु का निर्माण हो रहा है, उतना ज्यादा वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उतने ज्यादा मजदूर की आवश्यकता हो रही है, तो उतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उतनी फैक्ट्रियां बन रही है, फिर रोजगार मिल रहा है, फिर फैक्ट्रियां बन रही है, फिर रोजगार मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गरीबी की जो समस्या है यहां आकर के आपका दूर हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का अगर जीडीपी रेट जितना ज्यादा होगा वह जो देश है उतना ही ज्यादा ग्रोथ करता है। आया क्या समझ में? ये होता है आपका जीडीपी रेट। अपने को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो, जीडीपी रेट एक प्रकार से अच्छा है तो एक प्रकार से बुरा भी है। कैसे अच्छा और कैसे बुरा है? तो अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि जो अगर चाइना की एलजी कंपनी है भारत में आकर के काम कर रही है तो उसने जितना भी वस्तु बनाया है वो भारत के जीडीपी रेट में होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चाइना जो यहाँ काम कर रही है तो उसके बदले में वो जो पैसा बना रही है ना, उस पैसा को तो चाइना ही भेजेगी कि नहीं भेजेगी? वापस भेजेगा ना। हमारा जो भारत का बंदा था सऊदी अरब में जो कमा रहा है वो पैसा अपने घर परिवार के पास भेजेगा कि नहीं भेजेगा? तो इस कारण से ये थोड़ा सा अच्छा भी है और बुरा भी है, ऐसा भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो फिलहाल आपको जीडीपी समझना था, जीडीपी आप समझ गए। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है बच्चे, जीएनपी। जीएनपी का क्या मतलब होता है? जीडीपी तो अपने को समझ आ गया ना, यहीं पर मैं आपको समझाती हूँ जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वहां पर डोमेस्टिक शब्द यूज हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। जीडीपी डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक यूज हो गया इसलिए हमने इसको घरेलू कह दिया। अब यहाँ पर जीएनपी यूज हुआ है, एन यूज हुआ है। एन का मतलब होता है नेशनल, और इसका सीधा हिंदी में अगर हम मतलब निकालें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जीएनपी मतलब देश का पैसा। अभी तक हम घर के पैसे की बात कर रहे थे क्योंकि डोमेस्टिक शब्द यूज हो रहा था, घर की बातें थी, घरेलू बातें थी, लेकिन यहाँ पर नेशनल शब्द यूज हो गया, राष्ट्रीय शब्द यूज हो गया है। तो अब हम राष्ट्र के पैसा के बारे में बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी भी देश का आपको जीएनपी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो यहीं पर समझो, जो हमने अभी जीडीपी निकाला था ना, जीडीपी हमने कैसे निकाला था? तो भारत का टाटा कंपनी है जो कि 100 रुपए कमा
कमा रहा था, वहीं चाइना का जो LG कंपनी है जो कि 50 रुपए बना करके दे रहा था, तो ये 150 रुपए था। यही हमारा GDP निकला था क्या? यही निकला था ना GDP। अब समझो यहाँ पर GNP अगर आपको निकालना है तो जो GDP रेट हमने 150 रुपए निकाला था, ठीक है, ये जो 150 रुपए हमने GDP रेट निकाला था, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे देश से कंपनी आई हुई है, ठीक है, उसको आपको घटाना पड़ेगा। तो दूसरे देश की जो कंपनी आई थी चाइना, उसने 50 रुपए कमाया है, इसको आप माइनस कर दीजिए, प्लस हमारे यहाँ का जो बंदा है जो दूसरे देश में जाकर के काम कर रहा है और जितना पैसा कमा रहा है उसको आपको ऐड करना है। तो मैंने रमेश के बारे में बताया था ना, जो सऊदी अरब में जाकर के 10 रुपये का माल बना रहा है, उसको आपको ऐड करना है। बस इतना कर लोगे आपका GNP रेट निकल जाएगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है GDP, ठीक है, माइनस X प्लस Y, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर निकाला जाता है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो GNP के लिए क्या समझ आया कि आपको जो मैंने बोला, GDP जितना भी निकला है तो उसमें अगर दूसरे देश की जो कंपनी आई हुई है उसने जितना भी प्रोडक्ट बनाया है उसको आपको माइनस कर देना है, और हमारे देश का जो बंदा बाहर है उसने जितना भी प्रोडक्ट बनाया है उसको ला करके आपको प्लस कर देना है। ठीक, तो इतना करने पर क्या हो जाएगा, जैसे 150 में अगर आप 10 को जोड़ दो या घटा दो, जैसा भी कर दो, तो 150 में अगर हमने मान लीजिए 50 को घटा दिया तो यहाँ पर आपका आ गया 100, और 100 में जब हम 10 को जोड़ देंगे 110 आ गया। आपको बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास लगा दो, 150 में से 10 को घटाओगे 140 हो जाएगा, 50 घटा दो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हमारे पास है। तो 150 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 में जब हम 10 को जोड़ेंगे 110, तो ये जो 110 आया है ये आपका GNP रेट हो जाएगा। आगे अपने को समझ में, तो GDP का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के सीमा के अंदर एक साल में जितना भी वस्तु बनाया गया है उसका जो अंतिम मूल्य है इसी को मिला करके GDP निकाला जाता है। GNP क्या होता है, तो GNP का मतलब होता है बच्चे देश के पैसा की बात होती है। तो GNP के अंतर्गत जो दूसरे देश ने जो चीजें कमाई थी उस चीजों को ला करके जब हम उसमें माइनस कर देते हैं, और हमारे यहाँ का बंदा जो दूसरे देश में जाकर के कमा रहा है उसको ला करके हम ऐड कर देते हैं, तो यह आपका GNP निकल जाता है। और GNP का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया अभी आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहा जाता है। अब जब आप इकोनॉमी या फिर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके माइंड में ऑलरेडी छप चुकी होंगी कि आखिर ये GDP क्या होता है। तो सिंपल से भाषा में हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो वस्तु तैयार की जाती है या जो सेवा प्रदान किया जाता है उसे ही GDP कहा जाता है। चीजें क्या क्लियर है? अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है, समझ आ गया अपने को? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे लगा था कि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ज़्यादा जरूरी था, रटने से काम नहीं बन सकता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।